तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, वहीं किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है, मंडी में मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने भी इसके ऊपर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऊपरी हिस्सों में तो काफ़ी नुकसान हुआ है, परंतु निचले क्षेत्र है वहाँ पर सेब की फसल काफ़ी बेहतर होने की अनुमान भी लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत सिंह मान, उन्होंने कहा है कि किसान मक्की, सूर्यमुखी, बाजरा व मूंगी की फसल बीजें तो हम अपने खर्च के ऊपर उस फसल को खरीदेंगे, बेचें जहां मर्जी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बिजली का उत्पादन होना शुरू हो चुका है और रोज़ाना 13 मेगावाट बिजली पंजाब को हिमाचल प्रदेश दे रहा है। बिजली के उत्पादन में कमी मानी जा सकती है, परंतु उत्पादन के साथ मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो आपूर्ति है उसके ऊपर नियंत्रण करने की भी काफ़ी ज़रूरत बनती जा रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं और चर्चा का हिस्सा बनते हैं सीनियर एडिटर प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है और साथ ही इस हल्की सी ठंडक ने पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, लेकिन एक और राहत मिली है गर्मी से, वहीं किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। बात हिमाचल प्रदेश के शिमला के ऊपरी हिस्सों की जाए तो वहां पर सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है, मंडी में मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। किस प्रकार का मौसम है, क्या अपडेट है, कितना नुकसान हुआ, आपसे जानेंगे। संधू साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। स्थितियां काफ़ी रोमांचक बन गई हैं जी। मौसम खुशगवार हो गया है। केवल शिमला या हिमाचल के आसपास का नहीं, पंजाब और हरियाणा का भी काफ़ी हिस्सा प्रभावित हुआ है और आंधी की वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। और अगर ऊपरी इलाकों की बात करें वहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, परंतु निचले क्षेत्र में, जो शिमला से निचले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो बागवानी के लोग हैं उनको राहत की खबर है, क्योंकि वहाँ की फसलें काफ़ी अच्छी हैं और सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। जी जी बिल्कुल शाही जी। बात की जाए कांगड़ा के इंदौरा की तो वहाँ पर गेहूं की फसल भीग चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं, जिस प्रकार शिमला का ठियोग है, चौपाल है, रामपुर है, रोहडू है, वहाँ पर सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। और सुंदर नगर है, करसोग है मंडी का, वहाँ पर मटर की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने भी इसके ऊपर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऊपरी हिस्सों में तो काफ़ी नुकसान हुआ है, परंतु निचले क्षेत्र है वहाँ पर सेब की फसल काफ़ी बेहतर होने की अनुमान भी लगाया जा रहा है और सरकार इस पर नज़र गड़ाए हुए है। किसानों को राहत देने की भी उन्होंने कहा है कि भी अगर किसी तरह का ज़्यादा नुकसान होगा तो वो किसानों को राहत देने में भी अपना अहम कदम उठाएंगे। राहत की बात की है तो पंजाब सरकार की बात ना की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कल अपने गांव पहुंचे थे सतौज में। वहां पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसान धान की फसल की सीधी रुपाई करें ताकि पानी का जो लेवल है उसको ऊपर लाया जा सके, पानी जो कम हो रहा है ज़मीन का उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। साहब, आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ, बिल्कुल सही है कि अगर सीधी बुआई होगी तो पानी की भी बचत काफ़ी हो सकती है। बिल्कुल जी। और सबसे खास बात है कि ये 10 दिन अग्रिम हो रही है बुआई। अगर दूसरी बुआई अगर धान की बात करें तो उसको 20 दिन लेट किया जाएगा, तो इससे काफ़ी फायदा भी होगा। क्योंकि आमतौर से अगर धान की बुआई की बात करें तो ये वैसे तो तराई के क्षेत्रों में होती है अधिक, क्योंकि पानी वहां पर पहाड़ों से नीचे आ जाता है, वहां पर जमा हो जाता है, तो पानी की बुआई के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है धान में, तो इसलिए आसानी हो जाती है। अगर सीधी बुआई होगी तो पानी की भी बचत पंजाब को काफ़ी होने का अनुमान हो सकता है। बिल्कुल शाही जी, लेकिन साथ ही जो पंजाब के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिनमें काफ़ी जो सूखा पड़ता है, जिस प्रकार से वहाँ की ज़मीन है वो काफ़ी सूखी है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें अपने आप ही धरती के नीचे
नीचे से पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, वहाँ पर अगर ये बिजाई होगी, ऐसे ही लगाया जाएगा धान बिना पानी के, तो फ़ायदा हो सकता है। और साथ ही मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत सिंह मान, उन्होंने कहा है कि किसान मक्की, सूर्यमुखी, बाजरा व मूंगी की फसल बीजें तो हम अपने खर्च के ऊपर उस फसल को खरीदेंगे, बेचें जहां मर्जी, चाहे हमें विदेश से भी संपर्क करना पड़े, लेकिन उसके ऊपर हम एमएसपी देंगे। जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा उसी के ऊपर ही किसानों की जो फसल है उसको खरीदा जाएगा। बिल्कुल सही कहा संतोष साहब। इसमें एक और भी फायदा होगा कि अगर किसान अपनी पारंपरिक खेती से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी कुछ पंजाब की खेती भी प्रफुल्लित होगी और किसानों को भी लाभ मिलना तय माना जाएगा। जी बिल्कुल। एचएस फुल्का की बात की जाए तो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने भी कल एक मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने मुहिम को नाम दिया है मेरी ज़मीन मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल। तो इसी के चलते उन्होंने कहा है कि जो एनआरआई हैं, पंजाब से संबंधित हैं, वो ठेके पर ज़मीन देते हैं किसानों को, अपनी ज़मीन में खेती करने के लिए उनसे पैसे लेते हैं। तो कहते जी वो प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को $50 की छूट दे दें जी, तो उसका जो $50 की कीमत है वो 3500 से 4000 के करीब बनती है। और 1500 रुपये प्रति एकड़ पंजाब सरकार पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि अगर सीधी बिजाई करते हैं धान की, तो कहते हैं कि अगर इस प्रकार से ये नियम बन जाता है तो 5000 का फ़ायदा किसानों को सीधे रूप से हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और इससे सबसे खास फायदा कि धान की बुआई और अन्य फसलों को भी प्रफुल्लित करने में काफ़ी योगदान होगा और किसानों की आय भी बढ़ने तय मानी जा सकती है। जी। और साथ ही बिजली संकट के ऊपर भी चर्चा करते हैं शाही जी। बिजली संकट, एक राज्य दो राज्य, इसकी समस्या नहीं रहा है। अलग अलग जितने भी राज्य हैं वहाँ पर थोड़े ठंडे इलाके हैं, उनको छोड़कर बाकी जो मैदानी इलाके हैं उनमें बिजली का संकट बना हुआ है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बिजली का उत्पादन होना शुरू हो चुका है और रोज़ाना 13 मेगावाट बिजली पंजाब को हिमाचल प्रदेश दे रहा है, ताकि पंजाब में जो संकट पैदा हुआ था बिजली का उसको हल किया जा सके। और बता दें कि कुल जो क्षमता है उत्पादन की हिमाचल प्रदेश की वो 11,128 मेगावाट है। जी। और पंजाब की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हर साल इसमें तकरीबन 12% से अधिक का इजाफा भी हो रहा है। इसमें कई कारण ये भी हैं क्योंकि तापमान में भी अंतर आ रहा है और एसी अधिक लग रहे हैं, क्योंकि भूमि पर जहां पर बुआई अधिक होती थी वो हिस्से कम होकर रेजिडेंशियल एरिया बनते जा रहे हैं। इसके कारण भी बिजली के उत्पादन में कमी मानी जा सकती है, परंतु उत्पादन के साथ मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो आपूर्ति है उसके ऊपर नियंत्रण करने की भी काफ़ी ज़रूरत बनती जा रही है। बिल्कुल शाही जी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर अहम बन जाती है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। अक्सर हमने आपने दर्शकों ने देखा होगा कि किसी एडवोकेट का जब डेजिग्नेशन लिखा जाता है, उसके घर के बाहर दफ्तर के बाद तख्ती लगी होती है तो उसके ऊपर लिखा होता है नाम लिखने के बाद एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। लेकिन अब इसमें बंटवारा होने जा रहा है, विभाजन होने जा रहा है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का। बिल्कुल सही संधू साहब। बीते दिन विज्ञान भवन दिल्ली में मुख्यमंत्री, सारे भारतवर्ष के मुख्यमंत्री शामिल हुए, न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश उसमें शिरकत की। तो उसमें मनोहर लाल खट्टर ने ये मांग उठाई कि भी हरियाणा हाई कोर्ट को अलग कर दिया जाए पंजाब से। तो इसके ऊपर भगवंत मान ने भी अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा कि बिल्कुल सही है। तो उन्होंने मांग को इसलिए भी खारिज नहीं किया भगवंत मान ने, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भी पंजाब पहले ही चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोक चुका है। और ये भी उसके साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है कि भी पंजाब और हरियाणा अगर हाई कोर्ट भी अलग हो जाएंगी तो चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने में भी कई रास्ते खुलने माने जा सकते हैं। और इसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर ने भी एक घोषणा की है कि वे जल्द ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास इस प्रस्ताव को भेज देंगे ताकि हरियाणा हाई कोर्ट को अलग किया जा सके। जी शाही जी, बात करते हैं राजनीति की। राजनीति कई करवटें लेती हुई दिखाई दे रही है, रोजाना इसमें काफ़ी बदलाव आते हैं। जी। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा के लिए काफ़ी चुनौतियां खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। एक तो आम आदमी पार्टी भी जिस प्रकार से भाजपा रैलियां करती है, आम आदमी पार्टी भी उसी प्रकार जनसभाएं कर रही है। तो इसी के चलते अब एक पार्टी है देवभूमि जनहित पार्टी, उन्होंने भी ऐलान किया है कि 68 सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। देवभूमि जनहित पार्टी के जो अध्यक्ष हैं
रुमित सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हमने कार्यकारिणी का गठन कर दिया है और सभी 68 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे जी। सबसे खास बात यह हो जाएगी कि इस बार भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और देवभूमि जनहित पार्टी के आने से चुनाव काफी रोमांचक स्थिति में बन जाएगा और चतुष्कोणीय मुकाबला बनने की भी स्थितियां काफी दिखाई देंगी। परंतु अब तक स्थितियां ये थी कि भाजपा और कांग्रेस केवल दो ही ऐसे दल थे जिसके ऊपर सारा दारोमदार था, परंतु अब लोगों को काफी विकल्प भी मिल सकेंगे और एक अच्छी नई राजनीति की प्रफुल्लित होने की भी मंशा जाहिर की जा रही है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दोनों पुरानी दिग्गज पार्टियों को, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को जिस तरह से पछाड़ा, उसी तरह से वहां पर भी कुछ नए मुकाबले सामने दिखाई देंगे। जी शाही जी, गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होंगे गुजरात में। इसी के चलते कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है और आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। जी बिल्कुल, वहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल जो काफ़ी चर्चा में थे, वो पाटीदार ग्रुप से हैं, क्योंकि पाटीदार ग्रुप का बहुत बड़ा वर्चस्व है गुजरात में जी। और हार्दिक पटेल एक वहाँ के बहुत बड़े दिग्गज नेता भी माने जा रहे हैं और क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी पैठ है पाटीदार ग्रुप में, तो उसको देखते हुए माना जा रहा है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का अपना लोगो भी हटा दिया है जी। और लोगो हटाने के बाद लोगों ने आशंका जाहिर करनी शुरू कर दी है, अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि हार्दिक पटेल बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी का दामन थाम लेंगे। आपको बता दें कि गुजरात की 182 सीटों पर में से 70 सीटों पर पाटीदार समुदाय का वर्चस्व है। अगर हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं तो वहां पर कुछ तिकड़म अलग ही दिखाई देगी और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए कुछ मुश्किलें लगना तय मानी जा सकती है। बिल्कुल शाही जी, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी, बीते दिनों उन्होंने भी आदिवासी समुदाय है उनसे संबंधित एक पार्टी भी है आदिवासियों की, तो उसके सम्मेलन में हिस्सा लिया था और उम्मीद जताई थी कि इनका साथ भी हमें मिल जाएगा। भरूच जगह है गुजरात में जी, वहाँ पर बड़ा सम्मेलन था तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और एक और भी बात आपने शायद संधू साहब संज्ञान में लिया होगा कि अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन, कुछ दिन पहले की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी महाराष्ट्र से संबंधित उनको नियुक्त किया है। तो अरविंद केजरीवाल ने इसके ऊपर भी निशाना साधा था कि भी गुजरात का आदमी भी उनके पास अध्यक्ष के तौर पे नहीं है, तो इसलिए हार्दिक पटेल का एक कुछ नाम ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी माना जा रहा है। और एक बड़ी खबर और भी सामने, आपने शायद उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया होगा, वो हिमाचल की थी कि हिमाचल के जो प्रभारी हैं सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली से विधायक भी हैं, सेहत मंत्री भी हैं, वो वहाँ के प्रभारी हैं। तो उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को और छोटे नेताओं को भी पार्टी में शामिल करवाने में सफलता हासिल की है। शाही जी, खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में एक डाटा सेंटर स्थापित किया गया है, तो उससे जो वहाँ के युवा हैं, वहाँ के लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल सही, उसमें 969 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा रही है डाटा सेंटर को स्थापित करने के लिए और इससे सीधे ही लगभग 1000 लोगों को सीधा रोजगार मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस बनाने का भी एक योजना को प्रफुल्लित किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलने का भी आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, ऊना में भी एक व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है और जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना बन रही है। आपको संतु साहब बिल्कुल सही मानना होगा क्योंकि इस साल के अंत में हिमाचल में चुनाव भी होने जा रहे हैं और ये योजनाएं इसी कड़ी के तहत मानी जा रही हैं कि नई योजनाओं को प्रफुल्लित करने की कोशिश है ताकि लोगों की बंटवारा किया जा सके, ध्रुवीकरण किया जा सके और रोजगार देकर मतों को अपनी तरफ आकर्षित करने की भी एक योजना मानी जा सकती है। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी नमस्कार। सो दर्शकों, इसी प्रकार कल इसी कार्यक्रम में खुलासा न्यूज़ का में नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।